सोमवार की सुबह है, नए हफ्ते का आगाज और बदला कुछ नहीं है। पिछले हफ्ते का सर दर्द जस का तस कंटिन्यू होता हुआ, इनफैक्ट सर दर्द बढ़ता हुआ। गिफ्ट निफ्टी आपकी स्क्रीन पे खुलते ही हम 700 पॉइंट झटकने की कर रहे हैं तैयारी। तकरीबन 3% के दबाव के साथ भारतीय बाजार कामकाज की शुरुआत कर रहे हैं और वजह हमारे लिए तो एक ही है, कच्चा तेल। जब से ईरान युद्ध की शुरुआत हुई, हमारे लिए सबसे बड़ा सरदर्द कच्चा तेल था और हमने फ्राइडे को 3:30 बजे छोड़ा था 87 पे। 109 पे खड़ा है, यानी कि तब से अब के बीच में 25% का उछाल जो भारतीय बाजारों को करना है आज डाइजेस्ट। वो मध्य पूर्व का संकट, वो मिडिल ईस्ट का कह लीजिए, वो जो क्राइसिस, वो जस का तस कंटिन्यू करता हुआ, वो कच्चा तेल, वो नेचुरल गैस की किल्लत, वो रुपए की कमजोरी, वो एफआईएस की सेलिंग, हो सकता है इस हफ्ते भी वैसे ही कंटिन्यू कर रही हो। अच्छा, तब और अब रोज दिखाता हूं, आज थोड़ा सा हटकर दिखाता हूं आपको। पहले तो पिछले हफ्ते के निफ्टी का प्रदर्शन आपकी स्क्रीन पर आएगा। एक दिन थोड़ा बहुत टेम्पररी सा रिस्पाइट था, टिक नहीं पाया, पेनफुल हफ्ता था। 728 अंक, यानी कि वीक ऑन वीक, पिछले हफ्ते एक दिन छुट्टी थी मंगलवार की, वीक ऑन वीक तकरीबन 3% का दबाव। कहां था निफ्टी, कहां खड़ा है, तब और अब की प्लेट स्क्रीन पर लेकर आइएगा। इस बीच मतलब तब से अब मेरा मतलब है पिछले फ्राइडे, क्योंकि सैटरडे की अर्ली मॉर्निंग से ईरान युद्ध की शुरुआत हुई थी, है ना। तो फ्राइडे की क्लोज थी 25,200 के करीब। हम कहां खड़े हैं अभी, वो तस्वीर आपके सामने। इस बीच एफआईएस के शॉर्ट सिस्टम में 50,000 बढ़ते हुए नजर आए। नेट शॉर्ट्स 87% पे आके खड़े हुए। मामला गड़बड़ाना शुरू हुआ। यूएस में यील्ड्स इंच अप करती चली गई। हमने छोड़ी थी 4 के नीचे, 4.25 के करीब आके खड़ी हुई है। वैसे आमतौर पे सेफ हेवन बाइंग होती है, पर इस बार इन्फ्लेशन का डर अब यूएस के मार्केट्स को भी सता रहा है। डॉलर इंडेक्स, क्योंकि फ्लाइट टू सेफ्टी थी, बढ़ते बढ़ते 100 के करीब आके खड़ा हुआ। और जब से इस युद्ध की शुरुआत हुई है, कच्चा तेल हमने 71 पे छोड़ा था, आज 109 पे मिला है। पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशंस में, यानी कि कच्चे तेल में 52% का जंप है। और हमारे लिए ये क्रूड ही आज पूरी तरह से बिगाड़ेगा मूड। इस बीच एफआईएस ने पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में 22,000 करोड़ रुपए की बिकवाली करी। डीआईएस ने दिल से सपोर्ट करा, 32-33,000 करोड़ रुपए का माल खरीदा, लेकिन सेंटिमेंट्स हावी थे। हाँ, इन सब के बीच में एक चीज ध्यान रखिएगा, दर्द बहुत हो रहा है, पर अब तक चोट गहरी नहीं थी। यानी निफ्टी हाई से 7-7.5% ही करेक्ट, हाई से 7-7.5% ही करेक्ट हुआ था। जैसे आप एट बेस्ट कह सकते हो, एक पुल बैक, एक डिप, 5 से 10% की गिरावट को। आज जब वो पेन बढ़ रहा होगा, तब समीकरण बिगड़ रहा होगा। हो सकता है हम करेक्शन टेरिटरी में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम है आज के सेशन की, ये प्रॉब्लम है वो जो 3% का दबाव आपको गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। खैर, हॉर्मस को सीधे लाइए स्क्रीन पे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से लेकर बाकी सब मामला चल क्या रहा है समझ लिया जाए। भाई साहब, क्या क्या हुआ इस वीकेंड, हमारे जानने के लिए क्या इंपॉर्टेंट, और एक सबसे इंपॉर्टेंट, क्रूड में बेतहाशा आंख क्यों लग गई है? गुड मॉर्निंग आशीष। हम फरवरी की शुरुआत से आपसे कहते आ रहे हैं कि जोकर इन द पैक होगा, और जोकर अब अपना खेल दिखा रहा है। और आप शुक्रवार को जब हम बात कर रहे थे, तब क्रूड में थोड़ी सी नरमी देखने को मिली थी, लेकिन फिर जाकर के रिबाउंड शुरू हुआ। शुक्रवार शाम आते आते कीमतें बढ़नी इसलिए शुरू हुई क्योंकि कतार के जो ऊर्जा मंत्री है, उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए हुए अपने एक इंटरव्यू में ये कह दिया कि भाई अगर इसी तरह से मामला चलता रहा तो सारे जो खाड़ी देश है उन सभी को अपना उत्पादन रोकना होगा, और अगर उत्पादन रुक गया तो तेल की कीमतें देखते ही देखते $150 तक चली जाएंगी और आप कुछ कर नहीं पाएंगे उसका, क्योंकि अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मामला कुछ सुधरा नहीं है। अभी भी वहां से कोई जहाज गुजर नहीं रहा है, तो सप्लाई अभी भी ठप है। सारे जो लगभग जो देश है, कुवैत पेट्रोलियम ने फोर्स मेजॉर की घोषणा कर दी है, और उन्होंने तो ये कह दिया कि भाई जब तक ये मामला सुधरेगा नहीं, हम प्रोडक्शन कट करेंगे। पहले तो लगभग 1 लाख बैरल प्रतिदिन, जो कि वीकेंड आते आते लगभग तिगुना होने वाला था, 3 लाख बैरल प्रतिदिन। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जब जब मामला सुधरेगा, जब हालात नॉर्मल होंगे, तब वो फिर से पूरी तरह से उत्पादन को नॉर्मलाइज करने के लिए तैयार है। लेकिन अब तक मामला सुधरा नहीं। प्रोडक्शन करेंगे का माल ही नहीं कहीं जा रहा, ये प्रॉब्लम है। हाँ, प्रोडक्शन करेंगे नहीं, माल कहीं जा नहीं रहा, तो स्टोरेज में जो जगह नहीं है, स्टोरेज में जगह नहीं होगी
होगी तो फिर प्रोडक्शन करने का मतलब नहीं है, तो उस वजह से प्रोडक्शन रुक जाएगी। अगर प्रोडक्शन रुक गई तो फिर तो मामला तो वहीं पे और बिगड़ने वाला है। कुवैत जो है पिछले महीने जनवरी में उन्होंने लगभग 2.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन का उत्पादन किया था, और वो सारा का सारा जो उत्पादन है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए ही सप्लाई किया जाता है। संयुक्त अरब अमीरात ने लगभग 3.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन का उत्पादन किया था, और सऊदी अरब जो कि सबसे बड़ा उत्पादक है ओपेक का, वो उसने अपनी थोड़ी सी सप्लाई जो है रेड सी के थ्रू जो है रीरूट की है। ये खबरें देखनी जा रही है, क्योंकि अब पिछले हफ्ते तो तेल की कीमतें वैसे ही 35% चढ़ी थी यूएस क्रूड की, जो कि इतिहास में उनकी सबसे बड़ी है। 1983 में यूएस क्रूड के फ्यूचर्स ट्रेड होने शुरू हुए थे तब से लेकर अब तक ये रिकॉर्ड तेजी है। अब उसके बाद जेपी मॉर्गन ने भी ये चेतावनी दी थी कि अगर ये मामला इसी तरह चलता रहा, युद्ध चलता रहा, तो उत्पादन में कटौती जो है लगभग 4 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक जा सकती है। ये उन्होंने जो है जेपी मॉर्गन ने चेतावनी दी थी। आज सुबह ये खबर आई, क्योंकि पहले से काफी सारी रिपोर्ट्स ये कह रही थी कि मुश्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। पहले बोल रहे थे कि नाम अनाउंस नहीं कर रहे हैं, हमने चुन लिया है। कल पहले ये आया था, फिर रिपोर्ट्स ये कह रही थी, लेकिन आज जो खामेनेई का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पर ये जो है औपचारिक तौर पर ये घोषणा की गई है, आधिकारिक तौर पर, कि उन्हें नया नेता चुन लिया गया है, नया सुप्रीम लीडर, सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है। तो ये एक बात थी। अगर आपको, ये तो युद्ध वाली बात है, काफी सारे मामले, पहले तो फ्रेश, अब तो तेल से हट करके अब पानी पर भी हमले होने शुरू हो गए हैं। फ्रेश वाटर डिसैलिनेशन प्लांट जो कि दक्षिण ईरान में एक जगह है, वहां पर पहले तो यूएस ने उसे ध्वस्त किया, जवाब में बहरीन में एक डिसैलिनेशन प्लांट है, उसे एक ईरान के ड्रोन ने धराशायी किया है। तो वहां पर यह सारा मामला जो है बिगड़ना शुरू हुआ है। युद्ध तेल से लेकर के पानी की बात है। अब बाजार जो है यूएस के शुक्रवार को सेल ऑफ तो हुए ही युद्ध के कारण और तेल के कारण, लेकिन उनके कंसर्न्स अपने और भी है। अगर ये सारा मामला नहीं भी चल रहा होता तो भी शायद आज डाउ फ्यूचर्स 500 अंक नीचे होते। पहली बात तो ये कि उनका जो मैक्रो डेटा आया शुक्रवार को वो बेकार था, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड बेकार था, क्योंकि पहले तो जॉब्स रिपोर्ट में नॉन फार्म पेरोल्स में 50,000 नौकरियां जुड़ने के अनुमान थे, पर गिरावट 92,000 नौकरियां गिरकर वो आंकड़ा निकल कर आया है फरवरी के महीने का, तो वो एक खराब आंकड़ा था। रिटेल सेल्स नेगेटिव थी। ब्लैक रॉक ने जो है अपने एक बड़े प्राइवेट क्रेडिट फंड में रिडेम्पशंस जो रिक्वेस्ट आई थी, लगभग 10% की रिडेम्पशन रिक्वेस्ट आई थी, वो रिडेम्पशन पे उन्होंने कैप लगा दिया है कि 5% से ज्यादा आप रिडीम नहीं कर सकते। उस वजह से ब्लैक रॉक के शेयरों में पिटाई हुई। ब्लैक रॉक की पिटाई हुई तो लगभग सारे फाइनेंशियल सेक्टर के जो स्टॉक्स थे उन सभी की पिटाई हो गई। और दूसरी बात यह कि वेस्टर्न अलायंस ने जेफरीज पे मुकदमा कर दिया है। हमने एक बात की थी पिछले महीने, एक कंपनी थी जो बैंकरप्ट हो गई थी जिसका नाम था फर्स्ट ब्रांड्स ऑटो कंपोनेंट सप्लायर, तो उसके वजह से उन्हें चार्जेस लेने होंगे, तो उस वजह से उन्होंने जेफरीज पर मुकदमा कर दिया है। तो ये हफ्ता भी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि महंगाई के आंकड़े आएंगे सीपीआई के बुधवार को, पीसीई का आंकड़ा आएगा शुक्रवार को, जॉब ओपनिंग्स और ड्यूरेबल गुड्स के शुक्रवार को, और जीडीपी का Q4 का फर्स्ट रिवीजन शुक्रवार को आना है। लेकिन ये सारा अब तो इस वक्त तो मायने रखेगा नहीं, क्योंकि अब तेल ही है जो कुछ भी है। सोने चांदी में भी गिरावट है, पर जो भी है वो तेल है। सब तेल है, उसी का खेल है। नीचे ब्रेंट के भाव लगातार टिकटिंग इसीलिए आपके लिए चला रही है। कल संडे को ईरान, मैं चैनल ही देख रहा था जनरल, और उसमें ईरान के प्रेसिडेंट का बयान था सॉरी कहते हुए मिडिल ईस्ट पे जो हमले हुए हम अब नहीं करेंगे। जब तक इंडियन चैनल्स वो बाइट प्ले करते तब तक मिडिल ईस्ट पे फ्रेश हमले शुरू हो गए थे। तो वो समझ में आ गया था कि वहाँ पे कंट्रोल किसी के हाथ में है नहीं। और फिर उनके बयान ये आए कि अगर उनकी धरती का इस्तेमाल होगा, वो कंडीशन अप्लाइड थी, तो हम अटैक करेंगे, और वो करते ही चले जा रहे हैं। कुछ नहीं थमा, इसीलिए कच्चा तेल इस तरह का मूड माहौल दिखा रहा है आपको। ये सबसे बड़ी वरी। अच्छा ये बताओ, मैं भटक रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन वो हमें एक सो कॉल्ड उन्होंने मोहलत दी। हमारा तो कहना है कि कोई मोहलत की हमें जरूरत नहीं, हमारी मर्जी है, हम जब चाहे खरीद लें। तो रशियन क्रूड खरीदेंगे तो हमारी इक्वेशन इतनी बुरी नहीं होगी। पहले तो हम अपना खपत करेंगे, फिर दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगे ना। पर वो रशियन क्रूड खरीदने के लिए भी पहले तो सप्लाई होनी चाहिए, और जो ऑन स्ट्रीम है, जो समंदर में फंसा हुआ है, उसी को रशिया भी तो भाव बढ़ा देगा, लेकिन प्रॉब्लम वो अब वो तो आपस की बात है। अब उस पर तो कोई अब तक ऑफिशियल कमेंट्स तो आए नहीं है। उन्होंने पहले तो कहा कि हम 40% खरीदते थे पहले, सैंक्शंस के बाद अब 20% खरीद रहे हैं। तो और यूएस ने भी कहा है कि भारत हमसे जो है एनर्जी इंपोर्ट ज्यादा बढ़ा रहा है, तो सारा मामला पड़ रहा था। एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम समुद्र में 400 से 600 ऐसे जहाज होते हैं जो मांगनी होते, जिसको चाहिए प्रोक्योर कर सकता है। उसमें 2/3 रशियन होते हैं। अब लेकिन ये बात है कि रशिया भी भाव बढ़ा देगा क्रूड के। देखते हैं, समीकरण बिगड़े हैं, मूड बिगड़ा हुआ है। देखते हैं, आज सारी ऑयल रिलेटेड कंपनीज तो फोकस में रहेंगी, मार्केट्स के लिए बहुत दिक्कत वाली कहानी हो गई। वीरू के पास चला जाए। मूड तो वैसे पिछले हफ्ते बिगड़ा ही था, मैंने अपफ्रंट दिखा दिया, और फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन आपकी स्क्रीन पर है।
दिन भर दबाव, लगातार सेलिंग, पूरी तरह से मंदड़ियों के गिरफ्त में थे फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में हम। कई रिस्पाइट प्ले आउट नहीं हुई और वीरू आज शायद हो सकता है 600-700 अंक दबाव के साथ शुरुआत करने की तैयारी। जिस पैच को हिट कर रहे होंगे, अभी कहना बड़ा मुश्किल है उसके बाद मूड मॉल हो कैसा रहोगे, लेकिन आप क्या वॉच आउट कर रहे होगे, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, करना है क्या चाहिए ऐसे बाजार में, अभी तो मुझे लगता है बट ऑब्वियसली साइड में बैठ के ऑब्जर्व करना है, लेकिन ऑब्जर्व करना है तो क्या देखूं मैं। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, मैं शनिवार को डेटा निकाला, संडे को रीड किया, फिर रणनीति भी बनाई। डेटा में जो कुछ था ये ओपनिंग वहां हो ही नहीं रही है। फ्रेंकली स्पीकिंग जो डेटा में था वहां ये ओपनिंग हो ही नहीं रही, तो मेरा लेवल देना आज बेईमानी होगा। फ्रेंकली स्पीकिंग आज ना बेस ना रेजिस्टेंस कुछ नहीं दूंगा आशीष। टेक्निकली बाजार ये जो वर्स्ट सोच के आया था फॉर दिस मंडे मॉर्निंग वो था 24,300 24,000। आई मीन टेक्निकली उसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं, क्योंकि आशीष हम मई 25 का लो वायलेट करेंगे। फ्रेंकली स्पीकिंग पहले प्रथम दृष्टांत अगर मैं बिना किसी स्टैट्स को देख के बोलूं, अंडर द इंप्रेशन ऑफ क्रूड, जो चीज इस बेस यानी 24,300 या फिर 24,000 के नीचे विजिबल है वो है करीब करीब 23,200, जो कि प्री ऑपरेशन सिंदूर अप्रैल 2025 का ब्रेकआउट पॉइंट था आशीष। तो अगर आप उससे टेक्निकली पूछें तो अब 24,000 के बाद जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है एक लॉजिकल सपोर्ट आता है सिर्फ 23,200 23,300 पर। मैं शुरू से स्टैट्स को लेके चलता हूं। देखिए इस भयावह स्थिति में क्रूड का 109 का ट्रैजेक्टरी ये बाजार सोच के कतई नहीं गया था, और एक बार इंस्टीट्यूशनल अप्रोच लेके आई है एफआईएस की ह्यूज सेलिंग आशीष, और उन्होंने अपने आप को अलाइंड कर रखा है एक बड़े डिप के लिए। मैं बताऊंगा क्यों। एक बार स्टैट्स लेके आइए, 6,000 करोड़ रुपए की सेलिंग, डीआईएस की बाइंग थोड़ा सा सपोर्ट उन्हें किया, बट लुक एट इंडेक्स, एफआईएस की गजब की शॉर्टिंग यहां पर, और लगभग आप समझिए 9,313 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 2,000 करोड़ की सेलिंग, 1,45,000 कॉल शॉर्ट भी हुई। अब देखिए स्टैट्स शुक्रवार के हैं, बिल्कुल आज के क्लस्टर से बहुत दूर है, लेकिन मेरा काम है बताना तो बताऊंगा जरूर। 1,45,000 कॉल शॉर्ट, नेट शॉर्ट रीच्ड ऑलमोस्ट करीब करीब 1,74,000। दैट्स इट्स प्रीटी हाई आशीष। अब लेके आइए जरा आप निफ्टी के पिरामिड्स। देखिए हम इसको देखेंगे, रीत है तो देख लेते हैं। आज लोग 24,300 के आसपास, 200 के आसपास थोड़ी, और 24,000 की पुट डिसाइसिवली बेच के गए थे, और स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग थी 24,600 पे 700 पे, ये था। तो जनाब ये समझिए कि सिंपली मीनिंग ये है कि 24,000 का वायलेशन आज एक पोजिशनल स्टॉप लॉसेस को भी ट्रिगर कर देगा, और या फिर जो लोगों ने काउंटर अगर आप देखें प्ले किया था उसको भी स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करेगा। तो फ्रेंकली स्पीकिंग आशीष, इस गैप डाउन के बाद 24,200 24,000 एक बड़ा सप्लाई जोन होगा, और वो जो कॉल आइटर्स 24,600 पे लाइन थे वो मेरे ख्याल से 24,300 24,200 पे ग्रिप लेंगे। तो पोस्ट दिस गैप डाउन 24,300 एक बड़ा, 24,200 एक बड़ा सप्लाई जोन होगा। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग आशीष, अगर हम 23,800 के नीचे क्लोज होते हैं तो एक नया क्लस्टर खुल जाएगा जिसको आप 23,200 नाम दे सकते हैं, जो कि अप्रैल 2025 का ब्रेकआउट पॉइंट था। निफ्टी बैंक में टिप्पणी में नहीं करूंगा आशीष। 57,200 के नीचे 200 डेमा वायलेट हो जाएगा। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं उसको सुनिएगा। शुक्रवार के स्टैट्स में क्लियरली ह्यूज शॉर्टिंग हुई है पूरे के पूरे बैंकिंग में, क्या लार्ज कैप बैंक, क्या प्राइवेट बैंक, क्या सरकारी बैंक, क्या पीएसयू बैंक, यानी ज्यादा प्रोन अंडर द इंप्रेशन ऑफ क्रूड एट 109 ये इंडेक्स है। तो थोड़ा सा संभल के, मेरे ख्याल से आशीष जिस प्रकार की शॉर्ट्स अलाइंड है बैंक निफ्टी में या फिर बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में, ये ज्यादा कोलैप्स होने को तैयार है आशीष। है दिक्कत, हौसला बनाए रखिएगा। देखते हैं गैप के साथ जब शुरुआत होगी उसके बाद कैसे बिहेव करते हैं भारतीय बाजार। ये चश्मा देख, ये सीधे देखो जरा, ये मानस, ये वो एआई वाला चश्मा है क्या? वीरेंद्र जी ने जो लगाया है और ना, क्या, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही लग रहा नया है। है और ये कुछ खतरनाक लग रहा है। नहीं नहीं, ये सिंपल है वही आशीष, वो फ्रेम टूट गया था वीकेंड पे तो मैंने चेंज कराया था। कोई भरोसा नहीं है, ये फोटो भी खींच सकते हो, क्या पता। खैर सही है एकदम। मानस दिख ही रहे हैं स्क्रीन पे, चकाचक चार्ट्स की बारी है। डॉक्टर साहब जरा स्टिंग प्ले आउट करिए। है मानस बड़ा मुश्किल। खैर मैं देखूंगा खुलने के बाद, समीकरण बैठ के सुनो, रिस्क रिवॉर्ड का कैलकुलेशन कर लूंगा, लेकिन आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स होंगे ये समझाएं। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। तो देखिए अशोक लेलैंड पे एक बेरिश पैटर्न बना है। वीकली चार्ट पे देख लीजिए या तो डेली चार्ट पे देख लीजिए। यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम से कंफर्मेशन है।
तो अगर आसपास मिल जाए, जो क्लोजिंग थी उसके आसपास मिले तभी बिकवाली करें, क्योंकि अगर बहुत बड़ा गैप डाउन देखने को मिलेगा, टारगेट के पास होगा, तो फिर बिकवाली करने का मतलब नहीं है। तो मैं केवल लेवल्स बता देता हूँ। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो 198 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करें। 185 तक के टारगेट्स आपको अशोक लेलैंड में देखने को मिल सकते हैं। जो दूसरा स्टॉक है वो गोदरेज प्रॉपर्टीज का है, और इसको मैंने लास्ट सेशन में भी रिकमेंड किया था, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक ने पुल बैक दिखाया, 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, वापस वीकनेस देखने को मिल रही है। तो जो लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो सकता है। 1696 के स्टॉप लॉस से सेल ट्रेड लेना चाहिए। 1600 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। दो वीक स्टॉक्स आपके लिए। प्रॉब्लम यह है कि गैप के साथ खुलेंगे, दबाव के साथ भारतीय बाजार खुलेंगे तो ये स्टॉक भी पेन में होंगे। तब देखिएगा मानस ने जो स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स आपके सामने मेंशन करे हुए हैं उसमें कितना बचा हुआ है जूस, लॉजिक बैठता है नहीं बैठता, रिस्क रिवॉर्ड सटीक बैठ रहा है नहीं बैठ रहा, वो आंकलन आपको करना पड़ेगा। अपफ्रंट दो वीक स्टॉक्स अशोक लेलैंड और गोदरेज प्रॉपर्टीज, हो सकता है एक 1600 एक 185 की तैयारी कर रहा है। ये टारगेट्स आपके लिए। मानस थैंक यू। 8 बजे आपसे वापस मुलाकात होगी। कंचन से जान लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। कंचन बताएं। गुड मॉर्निंग। देखिए, जितनी भी ओएमसीज है, ओएनजीसी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कंपनीज है, वो आपके फोकस में रहनी चाहिए, बिकॉज ब्रेंट क्रूड जो है वो 18% चढ़ के $109 के स्तर को पार कर गया है। पिछले 7 दिनों की बात करी जाए तो देखिए ब्रेंट में हमें 56% का उछाल देखने को मिला है। वहीं ओएमसीज ने डोमेस्टिक कमर्शियल एलपीजी के जो दाम है वो बढ़ा दिए हैं। डोमेस्टिक एलपीजी 60 रुपीज और कमर्शियल 144 रुपए के जो दाम है वो बढ़ाए गए हैं। और मुंबई में डोमेस्टिक एलपीजी के जो दाम है वो 912 हो गए हैं। इसके अलावा जीएनएफसी, बिकॉज जो मिडिल ईस्ट में हमें टेंशन देखने को मिल रही है, उससे जीएनएफसी का जो प्रोडक्शन है वो डायरेक्टली इंपैक्ट होता हुआ दिखाई दिया है। 6 मार्च से जो आरएलएनजी है उसकी सप्लाई में 60% की हमें कटौती देखने को मिली है। और इनका कहना है कि अभी इसके अलावा बाकी की जो चीज़ें हैं वहाँ पे तो इम्पैक्ट आता हुआ नहीं दिखाई देगा, लेकिन हो सकता है कि जो फिनेंशियल ईयर है वहाँ पे एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे, बिकॉज जो हमें फोर्स मेजॉरो देखने को मिला है अभी अनुमान नहीं लगाया गया, लेकिन ये इम्पैक्ट आ सकता है, इसलिए ये फोकस में। पीबी फिनटेक, बिकॉज टेंसेंट क्लाउड ने 48 लाख शेयर्स जो हैं वो 1435 रुपीस पे बेच दिए हैं कंपनी में, जिनकी करीबन 2% की हिस्सेदारी थी। राइट्स, बिकॉज मैसॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर हाथ में लगा है। 2021 में इनको 461 करोड़ का था, उसके मुकाबले 730 करोड़ का जो ये ऑर्डर है वो दिया गया है। इसके अलावा एडिशनल कंपनी के पास 270 करोड़ के जो ऑर्डर है वो हाथ लगे हैं। येस बैंक, बिकॉज यहाँ पे मैनेजमेंट चेंज है, विनय मुरलीधर को एमडी और सीईओ के तौर पे नियुक्त किया गया है। 12 मार्च से ये अपना जो कार्यभार है वो संभालेंगे, लेकिन जो मौजूदा एमडी एंड सीईओ है प्रशांत कुमार, वो 5 अप्रैल तक बने रहेंगे। क्वालिटी वॉल्स यहाँ पे नंबर्स जो है मॉनसून के सुस्तपन के चलते यहाँ पे थोड़े से धीमे देखने को मिले हैं। घाटा जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, करीबन 180 करोड़ का है। वहीं पे इबिटा घाटा भी यहाँ पे हमें 64 करोड़ पे जो रजिस्टर है वो होता हुआ दिखाई दिया है। आईआरबी इंफ्रा, बिकॉज फरवरी में जो टोल कलेक्शन है उसमें 22% का हमें उछाल देखने को मिला है। मैक्स ईस्टेट, बिकॉज मैक्सन प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को रेरा की जो मंजूरी है वो मिल गई है। प्रोजेक्ट से करीबन 2000 करोड़ की सेल्स का जो अनुमान है वो लगाया गया है। वहीं मीशो आज आपको फोकस में, बिकॉज आईटी डिपार्टमेंट से 1500 करोड़ का टैक्स नोटिस कंपनी के हाथ लगा है। ओके, रखिए तमाम स्टॉक्स रडार पे। देवरा साहब जुड़ गए हैं क्या? आज देवरा साहब से यही चर्चा कर लीजिए, ब्रेक का इंतजार करने में आप भी नहीं कर पाएंगे, हम भी नहीं कर पाएंगे भाई साहब। अच्छा, देवरा साहब के पास जाऊं उससे पहले मैंने वो दिखाना भूल गया था, तब और अब पहला वाला भी इक्विटीज का, क्योंकि यूएस में इवन फ्राइडे को 1 से 1.5% का दबाव था और आज सुबह के फ्यूचर्स एक क्या 1.5 से 2% कमजोर है। तो भाई साहब कहां छोड़े थे यूएस के फ्यूचर्स, कहां मिल रहे हैं? अब यूएस वालों को भी समझ में आ रहा है सरदर्द जो पड़ रहा है, अब पेन दिख रहा है उनके पास वॉर का। ये आज सुबह के फ्यूचर्स। अब आइए दूसरी प्लेट पे, तब और अब की, मतलब फ्राइडे से अब तक की। पहले मैंने दिखाई थी ईरान वॉर से अब तक की ये, लेकिन तब और अब हमारे लिए डॉलर इंडेक्स सरदर्द बना हुआ है, वो जस का तस बना हुआ है। कच्चा तेल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल है। इस सारे बीच में सोने और चांदी में कोई बहुत मीनिंगफुल तेजी नहीं आई है। जो तेजी आई है सिर्फ एक ही जगह चैनलाइज हो गई है, कच्चे तेल की तरफ। खैर, आज कमाई कैसे होगी देवरा साहब? गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा बहुत आई थिंक जिस हिसाब से 20% का अभी WTI एंड ब्रेंट में 18% का उछाल दिख रहा है। शायद 5 डिजिट के और क्रूड में हम डोमेस्टिक प्राइसेस में जा रहे हैं, जो थोड़े टाइम पहले 5500 थे। तो आई थिंक ये एक बेसिक आज हेडेक हो सकता है फॉर इक्विटीज, बट इसका फॉलो बाइंग आपको नेचुरल गैस, कॉल, ये प्राइसेस में काफी अच्छा आता हुआ दिखेगा।
इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि आज 300 के ऊपर ही ओपनिंग होगी नेचुरल गैस की। बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 288 एंड टारगेट पहला 320 एंड उसके ऊपर 345 तक के लेवल यहाँ पे ओपन है। सेकंड रिकमेंडेशंस मेटल्स पे, जिंक पे सेल होगा, क्योंकि जो भी पूरा पैसा है वो सेफ हेवन के हिसाब से डॉलर एंड बॉन्ड में जा रहा है, तो इस हिसाब से बॉन्ड यील्ड बढ़ी है। तो आई थिंक ये थोड़ा फोकस रहेगा कि अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ती है इस हिसाब से, तो एक आगे जाके थोड़ा मेटल्स एज वेल एज बुलियन के लिए थोड़ा हाई लेवल से सेलिंग प्रेशर होगा। इकोनॉमिक कंसर्न्स भी थोड़े आगे आके आएंगे, तो हिसाब से जिंक में सेल करें। 318 का टारगेट होगा इंट्राडे, 326.80 का स्टॉप लॉस लगाए। यहाँ ये सही कह रहे हो आप, सेफ हेवन बाइंग जो है ना डॉलर और बॉन्ड्स की तरफ चैनलाइज। ये रवि जी, ये सोना चांदी क्यों नहीं चमक रहा है, खासतौर पे सोना? वो अब ठंडा ही पड़ा हुआ है, इतना जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, इतने वरीज, वो उसका मामला ठप ही पड़ गया एकदम। जब से इन्वेस्टमेंट फ्लो पे होता है, क्योंकि जो एसपीडीआर एंड जो ईटीएफ होल्डिंग है वो ग्लोबली 0.5% है, बट पूरा जो मीन्स के मोमेंटम है वो 0.5% डिसाइड करते हैं, तो थोड़ा ये भी है। सेकंड है कि जो इक्विटीज एंड अदर एसेट क्लास में जो शार्प फॉल होता है, इस हिसाब से जो भी एसेट में अच्छा रिटर्न मिलता है ये हेज फंड को, वो वहां से एग्जिट करते हैं और थोड़ा अपना मार्जिन कॉल्स है वो फुलफिल करते हैं। तो दोनों रीजन है, डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ एंड मार्जिन कॉल का फुलफिल करना, ये दोनों रीजन से गोल्ड एंड सिल्वर डाउन है। हालांकि गोल्ड में शॉर्ट अभी नहीं करना चाहिए जब तक जियोपॉलिटिकल रिस्क है। हाँ, ठीक बात। तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी वहां पे रवि जी, सिल्वर आउट कर। आई लव अहमदाबाद एंड आई लव नरेंद्र मोदी स्टेडियम। गजब कर दिया आपके स्टेडियम ने, इलेक्ट्रीफाइंग था एकदम। खैर रवि जी, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। इवेंट्स बता रहा हूं लेकिन सबकी नजरें मिडिल ईस्ट पे ही हैं। आज बजट सेशन जो पार्लियामेंट का था उसका दूसरे पार्ट की शुरुआत होगी, जिसमें वो मोशन अगेंस्ट स्पीकर जो अपोजिशन ने नोटिस दिया था लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब के रिमूवल का, वो उस पे, और इसके चलते बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने लोकसभा एमपीज के लिए 3 लाइन व्हिप जारी करी है आज और कल के लिए। देखते हैं एक्शन पिकअप हो रहा होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2 कारणों से रडार पे। एक तो लिक्विडिटी की किल्लत से जूझने के लिए बैंकिंग सिस्टम में ओएमओ की अनाउंसमेंट करा 1 लाख करोड़ का। उसका पहला ट्रांच 50,000 करोड़ रुपए का ओएमओ आज होना है। दूसरी तरफ 21,000 करोड़ रुपए की स्विच ऑक्शन करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की आरबीआई। बेसिकली गवर्नमेंट की बॉन्ड रिडम्पशन प्रोफाइल को देखते हुए स्विच ऑप्शन किया जाता है। पीएम मोदी आज पोस्ट बजट वेबिनार एड्रेस कर रहे होंगे, सबका साथ सबका विकास, 10:15 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। एसबीआई चीफ आज निफ्टी 50 के 30 साल पूरे होने का इवेंट है, पर वो बाजार बंद होने के बाद है, जिसपे सेबी चीफ भी होंगे। 2 एक्स डेट है। क्यूपिड लिमिटेड नाम की कंपनी 4 for 1 का बोनस इशुएंस और टैनफैक इंडस्ट्रीज का स्टॉक स्प्लिट होना था। 10 रुपए की फेस वैल्यू कट के 5 रुपए हो जाएगी, तो एडजस्टमेंट्स आज प्ले आउट हो रहे होंगे। नियोजन केमिकल्स की बोर्ड मीट है फंड रेजिंग कंसिडर करने के लिए और इक्विटी इशुएंस के जरिए। आईआरएफसी की पूरे FY27 के मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम के लिए। पावर ग्रिड भी फंड रेजिंग करना चाहता है, पर मेरे ख्याल से वो अनसिक्योर्ड रुपी टर्म क्रेडिट की बात हो रही है। रेलटेल की आज बोर्ड मीट है इंटरिम डिविडेंड पे विचार करने के लिए। एफएनओ बैन में सेल और सम्मान कैपिटल कंटिन्यू करेंगे। एक आईपीओ खुलेगा राजपुताना स्टेनलेस का, छोटा है 255 करोड़ रुपए का। मैनेजमेंट से 1:30 बजे बातचीत कर लेंगे। चाइना का सीपीआई आना है, वो आ चुका है, टिकर टीम ने फ्लैश कर दिया है। और यूएस में एचपी के नंबर्स आने पर ये सब देखते हैं। वो एचपी का आज माहौल ठंडा हुआ तब ये सब क्यूज इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कल के, लेकिन पता होना चाहिए हमें क्या क्या आ रहा है। गिफ्ट निफ्टी दिखाना तो पड़ेगा, पेन बढ़ रहा है भाई साहब। 3% के गैप डाउन के साथ शुरुआत की तैयारी कर लीजिए। ब्रेक ले रहा हूं यहां पे मॉर्निंग कॉल समिट के। ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो ऐसे मूड माहौल में कौन से स्टॉक्स फोकस में रखे जा सकते हैं उसकी चर्चा टॉप 20 में। नमस्कार।